विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हमारे मन के भीतर सुलगता हुआ महज एक पल का क्रोध कितनी बड़ी तबाही का मंजर पेश कर सकता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सी सुबह जब लोग अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में मशगूल होते हैं तो कैसे चंद लम्हों के भीतर वह सुबह एक ऐसे डरावने और काले साए में तब्दील हो सकती है जिसे लोग दशकों तक अपने जहन से नहीं निकाल पाते। आज की यह दास्तां इंसानियत के उन्हीं कई पन्नों को उधेड़ती है। एक ऐसी वारदात जिसे पूरे शहर के कलेजे को छलनी कर दिया। एक मामूली सा तकरार, एक ऐसी बहस जो शायद 2 मिनट की समझदारी से हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी, उसने 2 जिंदगियों को एक ही दिन में ऐसे खौफनाक मोड़ पर लाकर खत्म कर दिया जिसकी कल्पना करना भी किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले बुरे ख्वाब से कम नहीं है। कड़वी हकीकत तो यह है कि उस दिन जो कुछ भी घटित हुआ उसने समाज के हर संवेदनशील व्यक्ति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आखिर उस भीड़ भाड़ वाले बाजार में उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इंसान को दरिंदा और एक शांत तमाशबीन भीड़ को हत्यारा बना दिया? इस दिल दहला देने वाली सच्चाई के हर पहलू को गहराई से समझने के लिए मेरे साथ इस सफर में वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। यह रूह कपा देने वाला सिलसिला शुरू होता है 9 अप्रैल 2026 की उस मनुष्य और बदकिस्मत सुबह से। जगह थी बिहार का राज्य अररिया जिला और वहां का एक अत्यंत व्यस्त और व्यापारिक केंद्र फारबिसगंज अपनी कमर्शियल एक्टिविटी और लगातार बनी रहने वाली गहमागहमी के लिए पूरे इलाके में मशहूर है। इसी शहर का एक मुख्य केंद्र है कृषि उत्पाद बाजार समिति, जिसे स्थानीय लोग अक्सर मार्केटिंग यार्ड या एपीएमसी के नाम से भी पुकारते हैं। इसके गेट नंबर 2 के पास एक बहुत ही विशाल सब्जी मंडी का आयोजन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे और समय 9 से 10 के बीच था। आप सभी जानते होंगे कि यह वही वक्त होता है जब किसी भी बड़ी मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। सूरज की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही थी और लोगों की दिनचर्या अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। दूर दराज के गांव से किसान अपनी ताजी पैदावार लेकर पहुंच चुके थे। आड़ती और व्यापारी ऊंची आवाजों में मोल भाव कर रहे थे और आम शहरी अपने घरों के लिए जरूरी सामान की खरीदारी में जुटे थे। वहां चारों तरफ गाड़ियों का शोर था, लोगों का कोलाहल था और जिंदगी अपनी एक चिर परिचित सामान्य गति से आगे की ओर बढ़ रही थी। उस वक्त वहां मौजूद हजारों की उस भीड़ में से किसी एक शख्स को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल इसी मिट्टी पर कुछ ऐसा घिनौना होने वाला है जिसकी तस्वीरें उनकी आंखों के सामने से ताउम्र ओझल नहीं होगी। वह स्थान और व्यापार का संगम था। वह अचानक मौत के दहशत के एक ऐसे अखाड़े में बदलने वाला था जिसे देखकर शायद किसी पत्थर दिल इंसान की रूह भी कांप जाए। इसी अपराधी और भीड़ के बीच हमारी इस कहानी का पहला किरदार अपनी रोजी रोटी कमाने की मशक्कत में पूरी शिद्दत से लगा हुआ था। उसका नाम था नबी हुसैन। इलाके के कुछ लोग इन्हें मोहम्मद नबी हुसैन या नूर हसन के नाम से भी जानते थे। नवीन हुसैन की उम्र लगभग 42 साल थी। वह फारबिसगंज के ही नजदीकी क्षेत्र जोगवानी के अमोना बार नंबर 21 के निवासी थे। वह एक निहायत सीधे, सरल और बेहद मेहनती इंसान के तौर पर जाने जाते थे। उनके पास अपनी एक पिकअप वैन थी जिसे चलाकर वो मंडी की ढुलाई का काम किया करते थे। यही वैन उनके बड़े से परिवार भरण पोषण का इकलौता और मजबूत सहारा थी। उस सुबह भी वह वही अपनी गाड़ी लेकर सब्जी मंडी इलाके में माल लोड करने के मकसद से आए थे। उनकी जिंदगी का मकसद छोटा और साफ था, दिन भर पसीना बहाना और शाम को अपने बच्चों के लिए सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी लेकर घर लौटना। वहीं दूसरी ओर इस पूरी दर्दनाक कहानी का दूसरा पक्ष यानी दूसरा किरदार भी उसी बाजार का हिस्सा बनकर वहां मौजूद था। उसका नाम था राहुल चौहान। स्थानीय लोग उसे रवि चौहान के नाम से भी पुकारते थे। उसकी उम्र अभी महज 30 साल की थी और वह फारबिसगंज के ही सुल्तान पोखर इलाके के पास स्थित चौहान टोला का रहने वाला था। राहुल कोई बहुत बड़ा धनवान व्यापारी नहीं था, बल्कि उसी सड़क की पटरियों के किनारे अपना एक छोटा सा ठेला लगाता था। चूंकि अप्रैल का महीना था और गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी,
इसलिए वह अपने उस ठेले पर सत्तू का शरबत और कुछ ताजे अनाज बेचकर अपना जीवन यापन करता था। देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जिंदगी की कठिन जंग लड़ रहे थे। दोनों ही मेहनत मजदूरी करने वाले साधारण मध्यम वर्गीय इंसान थे। इनके बीच पहले से ना कोई पुरानी दुश्मनी थी और ना ही किसी तरह की रंजिश। लेकिन उस दिन नियति ने उन दोनों को एक ही खतरनाक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था और विडंबना देखिए कि वह रास्ता सीधे कब्र की तरफ जाता था। घड़ी की सुइयां निरंतर आगे खिसक रही थी और भीड़ और भी ज्यादा संगीन होती जा रही थी। नबी हुसैन को अपनी पिकअप वैन को आगे लेकर जाना था। मंडी का वह रास्ता वैसे भी काफी तंग और सकरा था और सड़क के दोनों किनारों पर दुकानों और ठेलों सजे होने की वजह से गाड़ियों को वहां से गुजरने में ड्राइवर को काफी मानसिक और शारीरिक मशक्कत करनी पड़ती थी। नबी हुसैन अपनी गाड़ी को गेट नंबर 2 के पास उसी मुश्किल रास्ते से धीरे धीरे निकाल रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के ठीक सामने राहुल चौहान का ठेला बाधा बनकर आ गया। ठेला कुछ इस तरकीब से खड़ा किया गया था कि नबी की बड़ी बहन का वहां से पार हो पाना नामुमकिन था। नबी ने अपनी गाड़ी को ब्रेक मारकर धीमा किया और अपनी ड्राइविंग सीट की खिड़की से बाहर झांकते हुए राहुल से एक बहुत ही सामान्य और व्यवहारिक बात कही। उन्होंने राहुल से केवल इतना अनुरोध किया कि भाई थोड़ा अपना ठेला किनारे कर लो ताकि मेरी गाड़ी सुरक्षित आगे निकल सके। आमतौर पर भारत की किसी भी भीड़भाड़ वाली सड़क पर ऐसी गुजारिशें रोज हजारों बार की जाती। लोग रास्ता मांगते हैं, सामने वाला थोड़ा हट जाता है और सफर जारी रहता है। लेकिन उस बदकिस्मत दिन हवाओं में भी जैसे कोई कड़वाहट घुली थी। राहुल जो शायद किसी निजी मानसिक तनाव से गुजर रहा था या फिर उस उमस भरी गर्मी और भीड़ के दबाव की वजह से चिड़चिड़ा हो उठा था। उसने अपना ठेला हटाने से साफ इनकार कर दिया। महज रास्ता देने की बजाय उसने नबी हुसैन को खुद कुछ बेहद तल्ख और अपमानजनक जवाब दे दिया। बात बहुत ही छोटी थी लेकिन इसी चिंगारी ने चंद सेकंड में भयानक बहस का शोला भड़का दिया। नबी हुसैन भी अब अपनी गाड़ी से नीचे उतर आए थे। देखते ही देखते दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो गई। आवाजें ऊंची होने लगी। आसपास खड़े कुछ राहगीरों का ध्यान भी उनकी खींचातान की तरफ चला गया। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी ने भी आगे बढ़कर बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि बाजार में ऐसी झिटपुट बहस को लोग बहुत ही सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। सबको यही गुमान था कि थोड़ी देर की कहासुनी के बाद दोनों खुद व खुद शांत हो जाएंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन वे लोग गलत थे। बस यह बहस शांत होने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक तूफान को दावत देने के लिए शुरू हुई थी जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। राहुल चौहान के भीतर छुपा हुआ गुस्सा अचानक एक ऐसी दहला देने वाली सीमा को पार कर गया इसके बारे में इंसान अपने बुरे ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। उसके मस्तिष्क पर अचानक जैसे कि दरिंदगी का साया मंडराने लगा। उसने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया। राहुल ने बिना एक पल की देरी किए बिना सोचे समझे अपने ठेले पर रखा हुआ एक अत्यंत पैना और धारदार हथियार झपटे मारकर उठा लिया। यह संभवतः वही हथियार था जिसका उपयोग वह फल या अन्य सामान काटने के लिए उपयोग किया करता था। इससे पहले कि नियत्ते नबी हुसैन को इस बात की भनक भी लगती कि उन पर कोई कातलाना हमला होने वाला है, राहुल ने उस तेज धार वाले हथियार से नबी के पेट के हिस्से पर बहुत जोरदार प्रहार कर दिया। यह मामला इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि नबी हुसैन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वह दर्द की एक लंबी चीख मारते हुए उसी तड़पती सड़क पर ढेर हो गए। घाव इतना गहरा था कि खून की धार बहने लगी और नबी अपनी अंतिम सांसों के लिए वहीं तड़पने लगे। लेकिन राहुल की हैवानियत की भूख यही शांत नहीं हुई। एक उन्मादी जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था। वह सड़क पर बेसुध गिरे हुए नबी के सीने पर चढ़कर बैठ गया और फिर उसने जो कृत्य किया उसने मानवता के हर बुनियादी उसूल को तार तार कर दिया। उसने उसी हथियार से नबी हुसैन के एक साथ एक ऐसी अमानवीय और घिनौनी हरकत की जिसे शब्दों में परोना भी किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। उसने भरी दोपहर में सैकड़ों चश्मदीदों की आंखों के सामने एक इंसान के वजूद को इतने दर्दनाक तरीके से मिटा दिया कि वहां मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे हलक में अटक गईं।
हो उसने उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जो कुछ ही मिनट पहले केवल रास्ता मांग रहा था। बागदाद का वह भयानक दृश्य इतना ज्यादा विचलित करने वाला था कि पूरी सब्जी मंडी में जो कुछ ही मिनट पहले केवल रास्ता मांग रहा था, बागदाद का वह भयावह दृश्य इतना ज्यादा विचलित करने वाला था कि पूरी सब्जी मंडी में एक सन्नाटा पसर गया। जो लोग अपनी खरीद फरोख्त में व्यस्त थे वे वहां पत्थर की मूर्त बन गए, परंतु असली आतंक तो अभी परवान चढ़ना बाकी था। अमूमन कोई भी अपराधी ऐसी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से रफू चक्कर होने की फिराक में रहता है, लेकिन राहुल चौहान के सिर पर उस वक्त कोई अलग ही जुनून सवार था। वह वहां से भागा नहीं, उसने एक ऐसी हरकत की जिसने उस पूरी जगह को किसी डरावनी फिल्म के सेट में तब्दील कर दिया। उस घृणित अपराध के सबसे भयानक सबूत को अपने हाथ में नुमाइश की तरह उठा लिया और वह उसे लेकर पूरे भरे बाजार में बीचों बीच पागलों की तरह घूमने लगा। वह काफी देर तक वहां उसी अवस्था में टहलता रहा जैसे उसे अपने इस घिनौने कृत्य पर जरा सा भी मलाल या पछतावा ना हो। यह नजारा इतना डरावना था कि लोगों के सीने में दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। वहां मौजूद सैकड़ों लोग जिनमें बड़े बड़े व्यापारी, मजदूर और आम नागरिक शामिल थे, खौफ के मारे थर थर कांपने लगे। दहशत का आलम यह था कि लोग अपना कीमती सामान, अपनी दुकानें और अपना सौदा वहीं लावारिस छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह उस खून से लथपथ हैवान को टोक सके या उसे पकड़ने की हिम्मत जुटा सके। आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर की एक और कड़वी हकीकत यहाँ देखने को मिली। जहाँ एक तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक सुरक्षित फासले पर खड़े होकर अपने मोबाइल कैमरे से इस पूरी खौफनाक घटना की रिकॉर्डिंग करने में जुटे थे। यह घटनाक्रम इतना ज्यादा विचलित कर देने वाला था कि बाद में तो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुए तो बड़े बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने भी इसे अपने स्क्रीन पर दिखाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह दृश्य किसी भी सामान्य मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं और इसका सीधा प्रसारण कतई नहीं किया जा सकता। करीब कुछ मिनटों तक उस इलाके में मौत का तांडव और दहशत फैलाने के बाद शायद राहुल के दिमाग की बत्ती जली और उसे इस बात का आभास हुआ कि उसने क्या अनर्थ कर दिया। उसे शायद पुलिस कार्रवाई और कानून के शिकंजे का डर सताने लगा, इसलिए मौका पाकर वह भीड़ की आंखों से ओझल होकर वहां से फरार हो गया। वह घटनास्थल से भागकर पास ही की एक ऐसी सुनसान जगह पर चला गया जहां एक विशाल गोदाम के निर्माण का कार्य प्रगति पर था। वहां काफी ऊंची झाड़ियां, मलबे के ढेर और छिपने के लिए कई गुप्त जगह मौजूद थीं। राहुल उन्हीं झाड़ियों के बीच जाकर एक चूहे की तरह दुबक गया। उसे शायद यह गुमान था कि वह वहां छिपकर प्रशासन की नजर से बच जाएगा और जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो वह शहर छोड़कर निकल जाएगा। लेकिन वह बदनसीब यही नहीं जानता था कि उसने जिस नफरत की आग को हवा दी है, वह आग अब उसे भी अपनी लपटों में लेने के लिए तेजी से बढ़ रही थी। इस दरमियान स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम को इस हत्याकांड की खबर मिल चुकी थी। मामला इतना ज्यादा संवेदनशील और गंभीर था कि जिला प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। एसडीएम अभय कुमार तिवारी, एसडीओपी मुकेश कुमार शाह और स्थानीय थाना प्रभारी मनोज कुमार अपने पूरे लाव लश्कर और भारी पुलिस बल के साथ बिना समय गवाए घटना स्थल पर पहुंच गए। इसका प्राथमिक लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। सबसे पहले इलाके की स्थिति को नियंत्रित करना, शांति बहाल करना और आरोपी को हर हाल में जिंदा गिरफ्तार करना ताकि विधि सम्मत तरीके से उस पर मुकदमा चलाकर उसे अदालत से कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका था। दिन दहाड़े मंडी में जैसी सार्वजनिक जगह पर हुए इस हत्याकांड की खबरें समूचे अररिया जिले में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मृत नबी हुसैन के परिजन, उनके करीबी दोस्त और जोगवानी इलाके के दर्जनों लोग गुस्से में तमतमाते हुए वहां जमा होने लगे थे। स्थानीय लोगों के दिलों में जो शुरुआत में सिर्फ खौफ था, वह अब एक भयानक
अनियंत्रित और बेकाबू गुस्से से तब्दील हो चुका था। एक मासूम और मेहनतकश इंसान को जिस क्रूरता के साथ मारा गया था, उसने आम जनता के भीतर छुपे हुए आक्रोश को ज्वालामुखी की तरह भड़का दिया था। भीड़ का वह प्रचंड गुस्सा अब किसी भी दलील सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच उन्मादी भीड़ में से किसी मुखबिर ने यह चिल्लाकर खबर दे दी कि हत्या राहुल चौहान पास ही की उन झाड़ियों और निर्माणाधीन गोदाम के पीछे छुपा बैठा है। बस फिर क्या था, यह खबर मिलते ही वह पूरी भीषण एक हिंसक सैलाब की तरह उस गोदाम की तरफ दौड़ पड़ी। पुलिस अधिकारियों ने खतरे की इस गंभीरता को भांप लिया था और उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने मेगाफोन पर चिल्ला कर लोगों को समझाने का प्रयास किया कि वे आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर देंगे, कानून अपना काम करेगा और उसे सख्त से सख्त सजा मुकर्रर कराई जाएगी। पुलिस ने फौरन बैरिकेडिंग करने की कोशिश की, लोगों को बलपूर्वक पीछे धकेला, लेकिन वह भीड़ अब एक ऐसा बेकाबू सैलाब बन चुकी थी जिसके सामने पुलिस के कुछ दर्जन जवानों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। भीड़ का वह गुस्सा अब उम्दा बन चुका था। उन्होंने भीड़ के बनाए गए सुरक्षा घेरे को बेरहमी से तोड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग उन झाड़ियों में भूखे भेड़ियों की तरह घुस गए और उन्होंने राहुल चौहान को वहां से ढूंढ निकाला। भीड़ ने उसे घसीटते हुए बाहर सड़क पर ले आई। पुलिस लगातार बीच बचाव करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जवानों ने लाठियां भी भांजी, आंसू गैस के इस्तेमाल की चेतावनी भी दी गई। लोगों को एक दूसरे से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उस बेकाबू भीड़ ने उस वक्त कानून व्यवस्था को पूरी तरह से अपने पैरों तले कुचल दिया था। वे अब किसी भी नियम, संविधान या मानव अधिकार को मानने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने मन में यह तय कर लिया था कि वे खुद ही उस दरिंदे को वह सजा देंगे जो उसने एक बेगुनाह को दी थी। इसके बाद वो खौफनाक मंजर देखने को मिला। वह आधुनिक भारत में मॉब लिंचिंग का एक सबसे क्रूर और घिनौना चेहरा था। भीड़ में मौजूद हर शख्स जैसे जल्लाद बन गया था और राहुल चौहान पर टूट पड़ा। जिसके हाथ में जो कुछ भी लगा, चाहे वह पत्थर हो, लाठियां हो, लोहे की रॉड हो या फिर सिर्फ लात घूंसे, सबने उसी से उसे मारना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोगों के उस संगठित और हिंसक मामले के सामने अकेला राहुल चौहान ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। आंखों के सामने कानून के रखवालों की लाख कोशिश के बावजूद उस उग्र भीड़ ने राहुल चौहान को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसने वही मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने महज कुछ घंटे पहले अपने क्रोध की वजह से एक निर्दोष की जान ली थी, आज वही इंसान एक हिंसक भीड़ के सामूहिक गुस्से की भेंट चढ़कर अपनी जान गंवा बैठा। एक ही दिन में, एक ही इलाके में महज कुछ घंटों के अंतराल में तो हृदय विदारक मौतें हुई। पहली मौत व्यक्तिगत अहंकार और अचानक आए पागलपन का नतीजा थी और दूसरी मौत जो एक हिंसक भीड़ द्वारा किए गए गैर कानूनी और बर्बर न्याय का परिणाम थी। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे अररिया के हालातों को बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण बना दिया। प्रशासन को स्थिति और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए पड़ोसी जिलों के अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगवानी पड़ी। पूरे फारबिसगंज इलाके को किसी छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया। किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव को फैलने से रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की कंपनियों को भी तैनात किया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत और काफी विरोध के बाद दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। पंचनामा और कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के उपरांत दोनों मृतदेहों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस पूरी घटना के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक SP जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और समाज के लिए एक बड़ा सबक है। जिन्होंने स्पष्ट किया कि अब यह मामला केवल एक मर्डर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मॉब लिंचिंग का एक बहुत बड़ा कानूनी मामला बन चुका है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुख्य हत्या का आरोपी तो खुद भीड़ के हाथों मारा जा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में कानून की धज्जियां उड़ाई और एक आरोपी को पीट कर मार डाला, उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करना भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। पुलिस अब उन तमाम वीडियो क्लिप्स की बारीकी से जांच कर रही है जो लोगों ने अपने मोबाइल से बनाए थे।
आपस की दुकानों और रास्तों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि उन आरोपियों के चेहरे की पहचान की जा सके जिन्होंने भीड़ को उकसाया, हिंसा की शुरुआत की और कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया। प्रशासन ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई। पूरी खौफनाक वारदात हमारे आज के सभ्य समाज के लिए कई ऐसे गहरे और विचलित करने वाले सवाल छोड़ जाती है जिस हम सबको खोजना होगा। यह घटना हमें इस बात पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है कि आखिरकार हम एक ऐसे समाज के तौर पर गर्त में जा रहे हैं। लोगों के भीतर सहनशीलता का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वे एक मामूली ठेला हटाने जैसी बात पर किसी की जान लेने का हो जाते हैं। आज सड़क पर चलने वाला हर दूसरा इंसान इतना ज्यादा मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में क्यों भरा हुआ है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि किसी भी परिस्थिति में चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक अनियंत्रित भीड़ का अधिकार दिया जा सकता है कि वह खुद ही पुलिस, खुद ही वकील और खुद ही जज बनकर सड़क पर फैसला सुनाने लगे। अगर न्याय का फैसला गलियों और चौराहों पर भीड़ ही करने लगेगी तो फिर हमारे बनाए हुए कानून, हमारी बहादुर पुलिस फोर्स और हमारी महान न्यायपालिका का क्या औचित्य रह जाएगा। क्या एक अपराध का बदला लेने के लिए दूसरे उससे भी बड़ा जघन्य अपराध करना सही ठहरा जा सकता है। यह घटना हमारे सामने वह आईना रखती है जिसमें समाज को अपना वह डरावना और हिंसक चेहरा साफ दिखाई देता है कि जो किसी लोकतंत्र और सभ्य समाज के लिए कैंसर की तरह है। इस पूरी कहानी के हर पहलू को जानने के बाद अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ सकता हूं कि इस पूरी घटना का विश्लेषण किस नजरिए से करते हैं। आपकी राय में इस पूरी वारदात का असली मुजरिम कौन है? क्या वह राहुल चौहान जिसने अपनी सनक में एक मासूम की हत्या की, या फिर वह उग्र भीड़ जिसने कानून पर यकीन न करने के खुद ही कातिल को सजा दे दी? क्या भीड़ की इस मानसिकता को बदलना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके विचार मुझे यह समझने में मदद करेंगे कि हमारा समाज आज किस दिशा में सोच रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज की ऐसी ही वास्तविक रूह कपा देने वाली सच्ची घटनाओं की तरफ तक जाने वाली सच्ची घटनाओं की तह तक जाकर सच्चाई आपके सामने लाता रहूं, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दें, इसे लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ और एक कड़वे सच के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। सड़क पर चलते समय और संयम से काम लें और हमेशा याद रखें, कानून को अपने हाथ में लेना कभी भी न्याय का रास्ता नहीं हो सकता। जय हिंद।